Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I hope that you are fine. I am here with you with the lecture number 8 of data structures and algorithms course. And this lecture is a part 3 of mathematical concepts which we were discussing. And in today's lecture, we will discuss two very important concepts, summations and recurrences. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, Ministry of Education, लाहौर. अच्छा, ये समेशन और रिकरेंसेस जो हैं ये दो बहुत रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए इसको जो है वो हमने इस तरह से प्लान किया कि इसको हमने एक लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लें. तो ये चूँकि रिलेटेड है इसलिए सम टाइम इसमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग इस लेक्चर में होगी, बट इन द एंड हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जो है वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे. तो आइए स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ समेशन? मोस्ट प्रोग्राम्स कंटेन लूप कंस्ट्रक्ट्स, जैसे फॉर लूप होती हैं, वाइल लूप होती हैं, डू वाइल लूप्स होती हैं. तो इट्स वेरी कॉमन. मोस्टली आपने भी जब प्रोग्रामिंग की होगी तो उसमें आपने जो है वो डिफरेंट किस्म की लूप्स जो है उसमें यूज़ की होंगी. व्हेन एनालाइजिंग रनिंग टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम्स लूप्स, we need to add up the cost for each time the loop is executed. अब इसमें क्या होता है कि जब हम एल्गोरिथम्स की या प्रोग्राम्स की हम उनकी रनिंग कॉस्ट उनकी फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि लूप कितनी दफ़ा जो है वो चली है, बिकॉज जितनी दफ़ा भी लूप चलेगी जो स्टेटमेंट्स है वो बार बार एग्जीक्यूट होंगे. तो अब उसमें क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या टोटल नंबर उसकी जो कितना टाइम उसके एग्जीक्यूशन में लगेगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो लूप की स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही हैं. समेशन आर सिंपली द सम ऑफ कॉस्ट फॉर सम फंक्शंस अप्लाई टू अ रेंज ऑफ पैरामीटर वैल्यूज़. तो समेशंस क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक्चुअली हम एक रेंज ऑफ वैल्यू ले लेते हैं और उनको हम ऐड कर देते हैं. प्रोग्रामेटिकली ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है. तो उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं कि हम एक लूप यूज़ करते हैं. वो लूप एक इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक एग्जीक्यूट करती है और उसके साथ साथ हर स्टेटमेंट में वो जो है वो वैल्यूज़ को ऐड करती जाती है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमने इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया है. दिस इज़ एफ ऑफ आई सम वेरिएबल, और आई की वैल्यू जो है वो रेंज कर रही है फ्रॉम 1 to n. n इज़ सम फाइनाइट नंबर ऑफ कोर्स. तो अब एक्चुअली क्या है इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले इस फंक्शन में जो भी आई की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे बाय 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, उसके बाद फिर fn-1 और फाइनली fn से, यानी कि जो लास्ट वैल्यू होगी विच इज़ n, तो उससे हम इसको जो है वो अब इन सब वैल्यू को हम ऐड कर देंगे. एंड दिस इज़ वेरी इजी. अगर आप इसको किसी भी तरह की लूप जो है फॉर लूप या डू वाइल लूप से आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप बड़ी ईजीली कर सकते हैं, और ये हमें जो है वो एक इन सब वैल्यूज़ का सम जो है वो हमें रिटर्न करेगी. This notation indicates that we are summing the values of I over some range of integer values. तो ये अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया और हम इसको बड़ी इजीली जो है इसको लूप के ज़रिए हम इसको जो है वो हम प्रोग्राम कर सकते हैं. अब क्या होगा कि इसमें अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो एक्चुअली होगी कि ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी. n की वैल्यू क्या थी, 10 थी, 100 थी, 1000 थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ n. तो that is the running cost of this algorithm. नेक्स्ट जो हमने तो इसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है समेशन से, दैट इज़ क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन. तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये समेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं विद एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ सम सेम वैल्यू. तो लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल ये आपको जैसे पता है कि दिस इज समेशन सिंपल, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल इसकी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर जो है उसकी लास्ट वैल्यू लिखते हैं. तो ये जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखी है इसका मतलब क्या है कि वी आर एडिंग 1 n टाइम्स. सिर्फ 1 को n टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं, सिर्फ हम ये कर रहे हैं. तो लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे n = 10 ले लेते हैं तो इसको हम इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, I = 1 to 10 and 1. तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि हमने क्या करना है कि 1 को 10 टाइम्स ऐड कर देना.
एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स वेरी सिंपल। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, दैट इज़ 10। अच्छा, इसकी ये हमारे पास एक समेशन है, समेशन के ज़रिए हमने इसको किए। इसी चीज़ को जो है वो हमने इसे क्लोज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ कि आप ये देखें कि सम ऑफ n वंस इज़ n। तो यहाँ पे देखें कि n इज इक्वल टू 10 और 10 टाइम्स वन को ऐड करने जो उसका रिजल्ट है दैट इज़ आल्सो 10। सो इस मीन के जो इसका क्लोज फॉर्म सोल्यूशन होगा इस एक्सप्रेशन का दैट इज़ n। तो सिंपली ये है कि ये बहुत सिंपल है, आपको 10 टाइम्स जो है वो 1 को ऐड नहीं करना पड़ेगा, कोई लूप नहीं लगानी पड़ेगी। सिंपली आप ये बता सकते हैं कि जी अगर n इज इक्वल टू 20 है तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो क्या होगा, दैट इज़ 20। अगर n इज इक्वल टू 100 है तो ये 100 होगा। सो दिस इज़ अ क्लोज फॉर्म सोल्यूशन और ये सिंपल है, इसको जो है वो फाइंड आउट करना जो है वो रिलेटिवली जो है वो आसान है। तो इसका क्लोज फॉर्म सोल्यूशन ओके, थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं। लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था कि क्लोज फॉर्म जो है वो क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एक एग्जांपल हमने देखी थी, अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था कि हमने क्या किया था कि 1 को n टाइम ऐड किया था। यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ एडिंग 1 हम फर्स्ट एंड जो इंटीजर्स हैं हम उनको ऐड करें। तो उसको समेशन के फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज़ i। सो इसको अगर हम एक लूप के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा कि पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 फिर 3 फिर 4 अप टू n तक जाएंगे। तो लेट्स सपोज के अगर हम n को जो है वो 10 ले लेते हैं तो वी विल ऐड इट अप टू द वैल्यू ऑफ 10। तो अब इसका हम जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि ये जो समेशन है इसको बड़ी इजीली हम किसी भी लूप की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि ये हर लूप में इंक्रीमेंट होता जाएगा अप टू द फाइनल वैल्यू विच इज़ 10 इन दिस केस। तो 10 तक जो है ये लूप चलेगी 10 टाइम्स और हर लूप में ये इंक्रीमेंट भी होता रहेगा और साथ साथ ये जो है ये सम में ये जो है ये नंबर्स जो हैं ये ऐड भी होते जाएंगे। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ दिस वन। इसमें अब हमारे पास इस एग्जांपल में n हमारे पास जो है वो 10 है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 10 प्लस 1 divided by 2, so this is 10 multiplied by 11 divided by 2, so this will be 110 divided by 2 and this will be 55। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 55 आ गया। तो अब आप अगर ये क्लोज फॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको लूप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे कि इसमें जो है इसको जो इसको सिंपल एक एक्सप्रेशन लिख लें C++ में और उसमें सिर्फ आपने n इनपुट लेनी है यूज़र से, n इनपुट लेकर और उसके बाद आपने ये करना है इस एक्सप्रेशन की मदद से आपने सम जो है वो फाइंड आउट कर लेना। तो ये जो 10 टाइम लूप चलनी है इससे हमारा जो है वो हमें नहीं करना पड़ेगा बिकॉज के अगर हम ये n जो है ये 100 होता है लेट्स सपोज या इवन 100 से भी बहुत वैल्यू जाती है, इन दैट केस ये हमारी फिर भी क्या होगी, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन ही होगी। अगर हम लूप यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास जो हमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हमें ये लूप जो है फिर 100 टाइम्स जो है वो चलानी पड़ेगी जो कि ज़ाहिर सी बात है बहुत एक्सपेंसिव होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास आई की जगह पे क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है कि आई स्क्वायर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम सपोज के इसमें कोई भी n की वैल्यू ले रहे हैं अप टू 10 लेट्स से ले रहे हैं तो इसमें हमने क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग सिंपल इंटीजर्स हम उनका स्क्वायर करते जाएंगे। तो ये इस तरह से होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू जो है वो हम इसको ले जाते हैं 10 विच इज़ दी फाइनल वैल्यू ऑफ n। तो ये कोई भी हो सकती है, 10 ले लें, 100 ले लें, 200 ले लें, 1000 ले लें।
तो अगर आप लूप लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो साथ साथ इंक्रीमेंट करता रहेगा, पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और ऐड करने से पहले आपने करना है कि उस नंबर का आपने स्क्वायर जो है वो ले लेना। बट अगेन जैसे आपने अभी डिस्कस किया था कि इट विल बी एक्सपेंसिव टू बिल्ड अ लूप, और उसको लूप से इसको करना जो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका रनिंग टाइम जो है बढ़ता जाएगा। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं कि इस ये जो क्लोज फॉर्म सोल्यूशन है यहाँ पे इसका ये वाला है, इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एन स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एन स्क्वायर का क्या होगा, 2 इंटू एन प्लस 1, और दिस इज 10 प्लस 1, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। एंड दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 6। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका जो है वो आई स्क्वायर फर्स्ट एन जो इंटीजर्स है उनके स्क्वायर का सम जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो अगर आप इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 385। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट 10 जो इंटीजर्स है उनके स्क्वायर का सम जो है वो आपके पास ये आ गया। सो अगेन जैसे हमने ये बात की है कि इट इज़ लॉट ईजियर देन एग्जीक्यूटिंग अ लूप। सिर्फ आपने एन की वैल्यू पुट करनी है। अगर आप इवन फर्स्ट 1000 इंटीजर्स का स्क्वायर का सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो भी सिंपल एक एक्सप्रेशन ही जो है वो उसमें एक्सप्रेशन ही होगी, दैट्स इट। इसके अलावा उसमें कोई जो है वो लूप उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी, एंड इट्स लॉट ईजियर। ओके, इसी तरह से हमारे पास ये एक और एक्सप्रेशन है। इसमें है कि हमने क्या करना है कि एन को हमने सम करना है फ्रॉम 1 टू log n। तो इसकी जो क्लोज फॉर्म है दैट इज n log n। सिमिलरली हमारे पास ये एक और है, इसमें हमने क्या लिया कि कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट की पावर ली है अप टू आई, कांस्टेंट की पावर हमने आई ली है, एंड आई इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1, 0 भी नहीं होगी 1 भी नहीं होगी, इसके दरमियान में होगी। तो इसका जो क्लोज फॉर्म सोल्यूशन है दैट इज 1/1 माइनस एन। अगेन ये हमारे पास एक और इसी का थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें हमने अगेन एक कांस्टेंट ए है उसकी पावर आई ले रहे हैं, आई इज चेंजिंग बट ए इज़ नॉट चेंजिंग। कांस्टेंट का मतलब ये है कि सिर्फ एक दफ़ा जो आपने ए की वैल्यू सेलेक्ट कर ली है वो ए की रहेगी, लेकिन जो आई जो है वो चेंज होता रहेगा विच इज़ पावर। ये 0 से स्टार्ट होगा अप टू एन तक जाएगा, और इसका जो आंसर है वो ये है कि ए रेस्ट पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर ए माइनस एन। लेकिन जो ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि अगर 1 होगी तो यहाँ पे जो है ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ये इन्फिनिटी बन जाएगी। तो उसका जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए हमने इसका ख्याल रखना है कि ए की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स में, तो आप उसको जो है वो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमने इनको क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस को डेवलप किया है, ये हमने डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट जो है कुछ लेक्चर्स में जाके हम 1-2 एग्जांपल्स है वो करेंगे। और इसके अलावा भी जब हम एक्चुअली जब एनालिसिस करेंगे एल्गोरिथम का तो उसमें भी हम कुछ क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन जो है वो डेवलप करेंगे, तो उस वक्त भी हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ अ रिकरेंस रिलेशन। दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द रिकर्जन फंक्शन, जो हमने अभी थोड़ी इसी लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। A recurrence relation defines a function by means of expression that includes one or more instance of itself। तो जो रिकर्सिव फंक्शन होता है मैं थोड़ा सा भी आपको इसका बता देता हूँ कि रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ख़ुद को कॉल करता है। सेल्फ कॉलिंग उसके अंदर जो है वो होती है। अच्छा, ये सेल्फ कॉलिंग क्या होती है ये हम अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो इसमें क्या है कि द रनिंग टाइम ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम इज मोस्ट इजीली एक्सप्रेस्ड बाय रिकर्सिव एक्सप्रेशन बिकॉज द टोटल टाइम फॉर द रिकर्सिव एल्गोरिथम इंक्लूड्स द टाइम टू रन द रिकर्सिव का। अब उसमें क्या होगा कि
जो फंक्शन है वो खुद को कॉल करेगा। तो हमने ये देखना है कि कितनी रिकर्सिव कॉल जो है वो हमने उसको जो है वो की हैं। तो इसमें लूप नहीं यूज़ हो रही, इसमें एक्चुअली रिकर्जन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ तो सेम ही है कि जो काम आप लूप के ज़रिए कर सकते हैं, आप उसी काम को आप रिकर्जन के ज़रिए कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये हो सकता है कि एक ही काम जो कि लूप के ज़रिए हो रहा है वही काम हम रिकर्जन के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे थे कि जो प्रोग्राम की रनिंग जो टाइम है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टाइम्स कि जो लूप कितनी दफ़ा चली है। तो यहाँ पे जो रनिंग टाइम है अगर रिकर्सिव रिलेशन है तो उसमें इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि टोटल जो रिकर्सिव कॉल्स हैं वो कितनी है। क्लासिक एग्जांपल इज रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर द फैक्टोरियल फंक्शन। तो ये हमारे पास एक फैक्टोरियल फंक्शन है, अभी इसको हमने डिस्कस भी किया था। तो इसमें ये है कि ये इसकी रिकर्सिव कॉल है। इसमें क्या है कि n फैक्टोरियल हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने उसमें कहा था कि हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं n को बाय द नंबर स्मॉलर देन n अप टू 1, 0 तक जो है वो हम नहीं जाएंगे। तो अब आप ये देखें कि जो फंक्शन होगा ये n है, नेक्स्ट टाइम ये n-1 हो जाएगा, इससे अगले स्टेप में ये n-2 हो जाएगा, और ये उस वक्त तक जो है ये होता रहेगा जब तक कि हम 1 तक जो है वो नहीं पहुंच जाते। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल दैट आर इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं दीज आर आवर बेस सॉल्यूशंस। तो जब भी हम कोई फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम ये बेस जो सॉल्यूशन है इसको भी हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो रिकर्सिव डेफिनेशन है, दिस इज़ फॉर n ग्रेटर देन 1। तो अगर 1 हो, 1 का सिर्फ फैक्टोरियल लें तो उसको कोई कंप्यूट करने की रिकर्सिव कॉल लेने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ दैट वी ऑलरेडी नो दैट 1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1। हाँ, अगर 1 से ग्रेटर हो तो उसमें फिर ये होगा कि उसमें रिकर्सिव कॉल, उसमें मल्टीपल रिकर्सिव कॉल जो हैं वो उसमें हो सकती हैं। तो अब ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है, उसी पर डिपेंड करेगा कि ये रिकर्सिव कॉल जो है वो कितनी। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस की। ये हमारे पास एक फिबोनाची सीरीज़ है, इसकी जो पहली दो जो टर्म्स हैं वो 1 है, 1 and 1। अगली जो टर्म है, ये जो थर्ड टर्म है, ये इन दोनों का सम है, 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। इससे जो अगले टर्म पे आएंगे वो इन लास्ट 2 टर्म्स का सम होगी। जैसे देखिए 3 है, दिस इज़ 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह से ये 5 है, सो दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5। 8 आया तो दिस इज़ 5 + 3 इज़ इक्वल टू 8। 13 आया तो दिस इज़ 8 + 5 इज़ इक्वल टू 30। अब नेक्स्ट टर्म आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या होगी। उसमें हमने ये करना है कि 18 और 13 को आपस में ऐड करना है, दैट इज़ इक्वल टू 21। तो इसी तरह से ही फिबोनाची सीरीज़ जो है ये चलती रहती है। तो हम इसकी भी एक रिकर्सिव एक डेफिनेशन बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो फिबोनाची जो n होगा दैट इज़ जो प्रीवियस 2 जो टर्म्स हैं उसमें, यानी कि n-1 और n-2 का सम है। जैसे ये अगर हम 2 को ले रहे हैं तो व्हाट इज़ 2, सो दिस इज़ एक्चुअली सम ऑफ लास्ट प्रीवियस 2 टर्म्स। अगर इनका नंबरिंग हम कर दें, दिस इज़ 1, 2 and 3, तो थर्ड जो टर्म है दैट इज़ सम ऑफ टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 1। तो दिस इज़ n-1 एंड दिस इज़ n-2। ये आप क्लियरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बट दिस इज़ फॉर n ग्रेटर देन 2। अगर जो पहली 2 टर्म्स हैं, जो इसकी जो पहली 2 टर्म्स हैं वो 1 है, ये डिफाइंड है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि जी व्हाट आर द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो वो 1 1 होंगी, थर्ड टर्म जो है वो 2 होगी। और वो हमने कैसे फाइंड आउट की कि हमने जो पहली 2 टर्म्स हैं उनका हमने सम ले लिया। सो इसमें अब क्या है, इसके 2 हिस्से हैं, एक जनरल डेफिनेशन है ये वाली, इतना हिस्सा जो है दिस इज़ द जनरल डेफिनेशन, और उसके अलावा जो है ये जो हिस्सा है, ये जो सेमीकोलन्स के बाद है, दिस इज़ द बेस केसेस। तो हमने इसके जो है बेस केसेस लिए हैं। इस तरह से हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि फैक्टोरियल के लिए भी हमने बेस केस लिया था कि 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल वो 1 होगा, और बाकी जो है वो फिर जो उसके जो जनरल डेफिनेशन है दैट इज़ फॉर n ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो है वो ये है कि जो जनरल जो डेफिनेशन है दैट इज़ फॉर n ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट जो टर्म्स है वो हमें पता है कि वो 1 ही है, और उसके बाद हम उससे आगे जो है वो
अच्छा, रिकर्सिव रिलेशन का क्या है? दे आर ऑफन यूज टू मॉडल द कॉस्ट ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस. For example, for factorial function, the cost will be 0 for the base cases when n is equal to 0 or 1. तो ये हमने देखा था कि उसमें हम फिर इसको रिकर्सिव कॉल नहीं हम करेंगे, हम सिर्फ सिंपली बता देंगे. हमें पता है कि अगर n 0 है या 1 है तो वो उसका फैक्टोरियल 1 है, तो उसकी कोई भी उसकी जो है वो कोई भी उसकी कॉस्ट जो है वो नहीं होगी. बट इट विल बी 1 प्लस द कॉस्ट ऑफ कॉलिंग फैक्टोरियल फंक्शन ऑन द वैल्यू n-1. तो अब ये क्या होगा कि उससे जो ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी उसमें क्या होगा कि उसमें कॉस्ट में जो है वो एक ऐड होता रहेगा. तो अब रिकर्सिव फंक्शन ऐसे ही करता है कि वो टॉप से शुरू करता है और नेक्स्ट टाइम वो उससे सिंपलर कॉल करता है. अब तो वो रिकर्सिव फंक्शन चलता रहेगा जब तक कि वो बेस केसेस तक जो है वो नहीं पहुंच सकता. सपोज कि अगर आप 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 5 से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट टाइम जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो वो 4 इनपुट होगी, उससे नेक्स्ट टाइम 3 होगी, फिर 2 होगी और फाइनली 1 होगी. वहाँ पे वो जाके स्टॉप हो जाएगा और हमें उसका सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा. ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. आप इसमें देखें कि ये एक्चुअली क्या है कि दिस इज़ अ रिकर्सिव कॉल. ये इसके दो बेस केसेस हैं जो हमने बता दिए. ये एक्चुअली जो टी हमने लिया है यहाँ पे दिस इज़ फॉर रनिंग कॉस्ट कितनी दफ़ा चल रहा है. तो अगर 0 है या 1 है पैरामीटर तो उसकी जो कॉस्ट है वो 0 है. लेकिन क्या है कि हर स्टेप में जब भी हम इसको कर रहे हैं तो उससे ऑनवर्ड इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो उसमें क्या होगा कि कॉस्ट में एक ऐड होता रहेगा. अब ये जो पहली कॉल है ये n-1 के लिए, इससे अगली जो कॉल होगी वो n-2 के लिए होगी. As with the summations, we typically wish to replace recurrence relation with a closed form solution. तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि हम इस फंक्शन की जो रनिंग कॉस्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे तो हम उसके लिए क्लोज फॉर्म सोल्यूशन जो है वो बना सकते हैं. तो अभी हमने पीछे देखा था कि हमने कुछ क्लोज फॉर्म सोल्यूशन डिस्कस किए थे, लेकिन हमने ये नहीं था बताया कि हमने उनको बनाया किस तरह से. तो यहाँ पे इसकी एक छोटी सी उसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमने इसको डेवलप. ओके, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं इसको ये जो रिलेशन है विच इज़ एक्चुअली द हम इसमें कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितनी है एक जो एक रिकर्सिव कॉल है. तो इसमें अब क्या होगा कि देखें दिस इज़ द फर्स्ट कॉल, तो इससे नेक्स्ट कॉल होगी वो ये होगी. और यहाँ पे सिंपली देखें कि हमने क्या किया है कि ये वाला जो 1 है ये इधर आ गया और इसको जो है इसको हमने अगला स्टेप में हमने इसको रिकर्सिव कॉल किया. तो यहाँ पे बस ये समझ लें कि इस n की जगह पे n-1 अगर हम कर दें, इसकी जगह पे n-1 कर दें तो अगला यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा कि n-2 + 1. तो ये देखें यही हमने एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज़ n-2 + 1. अच्छा, we can expand the recurrence as many steps as we like, but the goal is to take some pattern that will permit us to rewrite the recurrence in terms of a summation. अब इसमें ये है कि हमने एक्चुअली क्या करना है कि हमने एक पैटर्न देखना है ताकि हम इसको जनरलाइज कर सकें. क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये है कि हम इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हम इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमें कोई एक पैटर्न नज़र आना चाहिए. तो लेट्स सी कि हमें क्या पैटर्न नज़र आता है. तो दिस वाज दी यहीं से हम इसी स्टेप से हम इसको जो है वो यहाँ पे लेकर गए. अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये देखें कि ये हमारे पास आ गया tn-2 + 2, क्योंकि ये जो दो 1s हैं ये आपस में ऐड हो गए. दिस इज़ tn-2 + 2. और अगर हम इसको दोबारा एक्सपेंड करें इसी को तो हमारे पास फिर जो है वो ये आएगा कि अगले स्टेप में क्या हमारे पास आएगा दिस इज़ n. और ये एक स्टेप हम इसमें कर चुके हुए हैं. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो ये 2 जो है ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे. और यहाँ पे चूँकि अब हमने इसको जो है वो हमने यहाँ पे अगर हम n-2 कर दें तो यहाँ पे n-3 हो जाएगा और ये 1 इसी तरह से रहेगा, ये यहाँ पे आ गया. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है tn-3 + 3. तो अब आप देख रहे हैं कि हमें एक पैटर्न डेवलप होता नज़र आ रहा है कि जब यहाँ पे n-1 होता है तो यहाँ पे 1 होता है, जब n-2 होता है यहाँ पे तो इधर 2 होता है, जब यहाँ पे n-3 होता है तो यहाँ पे
3 होता है। सो इसको हम जनरलाइज इस तरह से कर सकते हैं, टी ऑफ एन एन माइनस आई प्लस आई। तो इस तरह से हम इसको जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं। तो अब इसमें यह है कि हमने देखना है कि कितनी दफ़ा कितनी रिकर्शन कॉल्स जो है वो हमें आई हैं, तो हम उसको इस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको हम इसकी हमें क्लोज फॉर्म हमने डेवलप करनी है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या होगा कि टी एन है, तो हमने हर स्टेप में क्या करते हैं कि हम इसमें से जो है वो एन माइनस वन जो है वो हम इसमें कम करते जा रहे हैं, बिकॉज कि ये जो आई है यहाँ पे अगर देखें कि एन इंटू एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन, तो ये इस तरह से, क्योंकि इसमें हमने ये देखा था कि हमने जो है वो एन जो है वो ग्रेटर देन वन लिया था। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इसको सारी क्वेश्चन को, तो ये एन विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो है वो आएगा एन माइनस वन। तो अब ये हमारे पास एक क्लोज फॉर्म सोल्यूशन आ गया। अब इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक रिकर्सिव रिलेशन है, तो उसकी जो है वो रनिंग कॉस्ट कितनी होगी। सो दैट विल बी एन माइनस वन। तो एक जो भी एन हम ले रहे हैं उसमें से एक लेस कर दें, तो दैट विल बी द नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, और उसकी रनिंग कॉस्ट भी इतनी होगी। फर्दर जो है वो आप एक और एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ एग्जांपल 2.9 इन योर बुक। टेक्स्ट बुक में आप इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने रिकर्शन का देख लिया था। जस्ट आपको मैंने ये कहा था कि चूँकि ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें, मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, समीशन और रिकर्शन, तो हम ये ओवरलैप थोड़ा सा करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम अब प्योरली रिकर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिकर्शन। एल्गोरिथम रिकर्सिव इफ़ इट कॉल्स इटसेल्फ टू डू अ पार्ट ऑफ इट्स वर्क। तो अब उसमें क्या होगा कि इसने एग्जीक्यूट करना है, और उस एग्जीक्यूशन के दौरान में उसने खुद को कॉल करनी, सेल्फ कॉलिंग इसके अंदर जो है वो होगी। फॉर दिस अप्रोच टू बी सक्सेसफुल द कॉल टू इटसेल्फ मस्ट बी ऑन अ स्मॉलर प्रॉब्लम दैन द वन ओरिजिनली अटेम्प्टेड। अब इसमें स्मॉलर प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि नेक्स्ट टाइम हमने एक्चुअली क्या करना है कि जो हमने देखा था कि जो भी एक रिकर्सिव रिलेशन होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका जनरल एक सोल्यूशन होता है और एक उसका जो है वो बेस केसेस होते हैं। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं कि हम एक कम्प्लेक्स सिनेरियो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिकर्सिवली हर रिकर्शन कॉल में हम सिंपलर की तरफ जाते जाएंगे अनटिल जो है वो हम जो है वो बेस केस की तरफ पहुंच जाएंगे। वहाँ से फिर हमारी रिकर्सिव कॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी, मज़ीद रिकर्सिव कॉल नहीं होगी बेस केस में, और फिर हम वहाँ से वापसी का सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। अ रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट हैव टू पार्ट्स, द बेस केस विच हैंडल्स दिस सिंपल इनपुट दैट कैन बी सॉल्व विदाउट रिजॉर्टिंग टू अ रिकर्सिव कॉल, ये हम देख चुके हुए हैं। द रिकर्सिव पार्ट विच कंटेन्स वन और मोर रिकर्सिव कॉल टू द एल्गोरिथम where the parameters are in some sense closer to the base case than those of the original का। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हर रिकर्सिव कॉल में यू आर गोइंग क्लोजर टू दी बेस केसेस, बिकॉज के जब तक हम बेस केसेस में नहीं जाएंगे, हम उस तक नहीं जाएंगे, तो उस वक्त तक जो है वो हम जो है वो उस रिकर्जन को स्टॉप नहीं कर सकते। अदरवाइज जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि हमारे पास ऐसी लूप्स होती हैं जिनको हम इन्फिनेट लूप कहते हैं, जो कि चलती जाती हैं, कभी स्टॉप नहीं होती। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि अगर बेस केस नहीं होगा तो दैट विल बी इन्फिनेट कॉल टू इटसेल्फ, और वो चलती जाएंगी, वो कभी भी स्टॉप जो है वो नहीं होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जिस तरह से हमने फैक्टोरियल की एग्जाम्पल देखी थी अभी कुछ देर पहले, उसी को जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि हम एक फंक्शन लेते हैं फैक्ट, और इस फंक्शन का जो पर्पज़ है वो क्या है कि इसने n जो नंबर हम इसको दिए हैं उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने लॉन्ग टाइप लिया, और इस फंक्शन का सिर्फ एक ही पैरामीटर हम इसको इनपुट कर रहे हैं विच इज़ द इंटीजर n। तो इसमें सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एल्गोरिथम लॉन्ग वेरिएबल्स, तो हम सिर्फ जो है वो ये स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि n की वैल्यू जो है वो 12 या उससे लेस होगी। तो यहाँ पे हमने जो है वो बेस केस को इम्प्लीमेंट किया
यहाँ पे सिर्फ हमने उसको जो है उसको ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं दीज आर फॉर बेस केसेस, ताकि हम उनको अकोमोडेट कर सकें। तो पहली चीज़ क्या है कि n नेगेटिव नहीं हो सकता, n विल बी 0 या उससे जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, या उससे छोटी वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती, एंड इट विल बी लेस दैन 2। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट बिकॉज ऑफ के हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो सिर्फ लॉन्ग जो उसकी कैपेसिटी है उसके अंदर उसकी रेंज में पूरा आ जाए, हमने सिर्फ इसलिए रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है। एंड नेक्स्ट हमने ये बेस केस हमने क्या है उस बेस केस में हमने ये कहा है कि इफ़ n इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1। अब यहाँ पे जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मिला के देखें तो लेस देन 1 का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, उसका मतलब ये है कि ये 1 होगी या 0 होगी। तो ये हमने दो बेस केसेस जो है इम्प्लीमेंट कर दिए। और नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने रिटर्न कर रहे हैं हम इसको n इंटू फैक्टोरियल n-1। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है वो n का था, और यहाँ पे जब दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया तो हमने इसको कर दिया n-1। जो अगली फंक्शन कॉल होगी दैट विल बी n-2 के लिए होगी। अच्छा, ये चीज़ ये कि हमने फर्स्ट टू लाइंस में हमने जो है constitute the base cases. If n is greater than 1 then the recursive call is made to the effect until the base case is reached। तो ये recursive call उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक हम बेस केस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हर स्टेप में क्या हो रहा है कि n की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। वो 1n होगी, फिर n-1 होगी, n-2 होगी, अप टू वो जो है वो 1 तक पहुँचेगी, वहाँ पे हम इसको जो है वो स्टॉप कर देंगे। Note that in incursion the function is still executing when it again calls itself। तो इसमें क्या है कि ये मैं अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो फंक्शन है जिसमें हमने ये जो पहला फंक्शन है ये भी एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और उसके बाद ये करता है कि ये खुद को अगेन कॉल कर लेता है। तो अब ये फंक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये फिर दोबारा कॉल कर लेगा। नेक्स्ट स्लाइड में अच्छा, सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे जो n है दैट इज़ इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 है। तो जो पहली फंक्शन को कॉल होगी उसमें जो हम उसको n पास ऑन करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो अगली कॉल होगी उसमें 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा। अच्छा, जब हम इस स्टेट पे पहुँचेंगे इस स्टेट पे, तो ये जो पिछले जो 4 फंक्शन कॉल्स हैं दे आर स्टिल एग्जीक्यूटिंग। उसकी वजह ये है कि अभी हम बेस केस तक नहीं पहुँचे, ये हमारा बेस केस आ गया। अब यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू होगा। पहले ये फंक्शन टर्मिनेट होगा, उसके बाद ये फंक्शन कॉल टर्मिनेट होगी, फिर उसके बाद ये होगी, एंड फाइनली ये। तो ये उस वक्त तक जब ये हम रिकर्सिव कॉल कर रहे होते हैं, तो ये जो फंक्शन कॉल करता है नेक्स्ट इसको, क्योंकि ख़ुद को ही कॉल कर रहा है, तो स्टिल एग्जीक्यूट है, वो अभी भी एग्जीक्यूशन में होता है, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप नहीं हुई थी। तो स्टॉप उस वक्त होती है जब वो बेस केस तक पहुंचता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर बैकवर्ड जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, एक और एग्जांपल हमने रिकर्शन की देखनी है। ये कोई बहुत एक फेमस एग्जांपल है विच इज़ द टावर्स ऑफ हैनोई। टावर्स ऑफ हैनोई क्या है कि इस पजल इट बिगिंस विद 3 पोल्स एंड n रिंग्स वेयर ऑल रिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पोल, उसको हम पोल 1 कह देते हैं। और उसके बाद द रिंग्स ईच हैव अ डिफरेंट साइज एंड आर स्टैक्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज व्हेन द लार्जेस्ट रिंग एट द बॉटम। तो इसमें क्या होता है कि 3 पोल्स होते हैं। एक हमारा उसको हम पोल 1 कह देते हैं, जो कि हमारा स्टार्ट होता है, और एक हमारे पास एक फाइनल होगा जहाँ पे हमने उनको उन रिंग्स को जो है वो हमने वहाँ पे हमने पहुँचाना है। और रिंग्स के डिफरेंट साइज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा साइज़ होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे बड़ा साइज़ होगा वो सबसे नीचे होगा। प्रॉब्लम इज़ टू मूव द रिंग्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पोल टू द राइट मोस्ट पोल लेबल पोल 3 इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो इसमें 3 पोल्स हैं, पोल 1, 2 एंड 3। जो 2 है वो एक टेम्परेरी एक पोल है, वहाँ पे हम आर्जी तौर पे जो हमारे रिंग्स हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फाइनली ये होगा कि हमने उन सारे रिंग्स को जो है वो हमने पोल 3 तक जो है वो पहुँचाना है। एट ईच स्टेप द टॉप रिंग ऑन द सम पोल इज मूव टू अनदर पोल। देयर इज़ वन लिमिटेशन ऑन where rings may be moved
अ रिंग कैन नेवर बी मूव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ स्मॉलर रिंग। तो अब इसमें क्या होगा कि जो अगर दो रिंग्स हैं एक पोल पे, तो उसमें से जो बड़ा रिंग होगा वो नीचे होगा, छोटा रिंग जो है वो ऊपर होगा। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि जो छोटा रिंग है उसको आप नीचे रख दें और बड़े रिंग को ऊपर कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्ट। तो ये उसकी एक फिगर है। ये हमारे पास 3 पोल हैं, इसको हमने नंबर दे दिए 1, 2 एंड 3। अब हमारा जो मकसद है वो ये क्या है कि ये जो रिंग्स हैं, द नंबर्स कैन बी डिफरेंट। सिंपलर अगर एक सोल्यूशन होगा तो उसमें 1 होंगे, 1 या 2 या 3 होंगे, लेकिन इसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिंग्स हैं। तो जितने नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ते जाएंगे, ज़ाहिर बात है ये प्रॉब्लम उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। करना हमने क्या है कि ये जो रिंग्स हैं इनको इसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे इस पोल तक मूव करना है, विच इज़ द पोल नंबर 3। और इसमें क्या होगा कि हम इस जो पोल नंबर 2 है इसको एज अ टेम्परेरी डेस्टिनेशन जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमने इसको इन तमाम रिंग्स को जो है इसी ऑर्डर में हमने इस पोल तक जो है वो मूव करना है कि सबसे छोटा रिंग जो है वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे बड़ा रिंग है वो बॉटम पे होगा, सबसे नीचे होगा। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन है ये एक उसका एक आप कह सकते हैं कि प्रपोज सोल्यूशन हो सकते हैं। ये एक फंक्शन है टी ऑफ एच, दिस इज टावर ऑफ हनोई। और इसमें ये जो एन है दिस इज द नंबर ऑफ रिंग्स। कितने रिंग्स हैं, एक स्टार्ट पोल है, एक गोल पोल है और एक उसका टेम्परेरी पोल है। तो उसका जो बेस केस है वो क्या है कि इफ एन इज इक्वल टू 0 तो उसको रिटर्न वो कर देगा कि ठीक है दिस इज आवर सोल्यूशन। और ये हमने पहली रिकर्सिव कॉल ली है विच इज़ दी n-1। यहाँ पे हमने n को कॉल किया था तो इधर हमने n-1 को कॉल किया। उसी तरह से यहाँ पे स्टार टैंप 3 पोल हैं, स्टार टैंप एंड गोल। और उसके बाद हमने यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने मूव करना है। ये मूव का एक फंक्शन हमने बनाया है, स्टार्ट टू गोल, मूव बॉटम डिस्क टू दी गोल। और उसके बाद अगेन जो है वो हमने करना है कि यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जो है वो बनानी है। तो अब इसमें ये होगा कि हम थोड़ा सा हमने इसको जो है वो डिटेल्स को स्किप कर दिया है कि ये सब प्रॉब्लम जो है किस तरह से वर्क करेंगे। इसके रीज़न ये है कि अगर हम इस डिटेल में जाएंगे तो मे बी हम इस प्रॉब्लम को जो है वो इतनी इजीली हम इसको अंडरस्टैंड ना कर सकें। यहाँ पे सिर्फ इतना काफ़ी है कि ये जो फंक्शन है सिर्फ ये कर रहा है कि हर दफ़ा जो है जो हम इसको जब इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हर दफ़ा जो नंबर ऑफ रिंग्स है वो कम होते जाएंगे। फर्स्ट टाइम n होंगे, फिर उसके बाद n-1 होंगे, फिर इस तरह करते करते अप टू हम पहुँच देंगे बेस केस तक विच इज़ 0, जहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम बेस केस पे पहुँचे। अब हमारा बैकवर्ड जर्नी जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, रिकर्जन क्यों हम यूज़ करते हैं? रिकर्जन इज़ प्राइमरीली यूज्ड एज अ टूल फॉर सिंप्लीफाइंग द डिज़ाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिदम्स। रिकर्सिव एल्गोरिदम डज नॉट ऑलवेज यूज मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। तो एक इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी वर्किंग को और उनकी जो डिज़ाइन है उसकी डिस्क्रिप्शन को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये एक चीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हर सोल्यूशन जो है वो जो इनसे हमें मिले वो मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन हो। बाज़ औक़ात जो है वो लूप्स की मदद से बाज़ प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व की जा सकती है। और उसके अलावा क्या है कि लेकिन हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, हम कुछ एल्गोरिदम्स पे काम करेंगे जो कि नेचुरली जो है वो क्या रिकर्सिव होते हैं, जैसे ट्रीज़ हैं दे आर रिकर्सिव। तो इस वजह से जो है कुछ सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऐसे हैं जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कि रिकर्जन से मिलती जुलती टेक्निक है। तो इसलिए जो है वो इसका कॉन्सेप्ट होना हमें बहुत ज़रूरी है कि रिकर्जन क्या है और इसको हम इसके हम किस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बात ये है कि जो नॉर्मली हम जो हम हमारा जो ब्रेन जिस तरह से काम करता है मे बी रिकर्जन उससे थोड़ा डिफरेंटली काम करती है। तो इसलिए जो है उसको थोड़ा सा शुरू में अंडरस्टैंड करना ज़रा होता है, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में जाके इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हमने जो है वो हमारा पार्ट 4 होगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का, और उसमें जो है वो हमने डिस्कस करना है कुछ मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक्स हैं, उसको हमने डिस्कस करना है। तो आई होप कि आप इस लेक्चर में जो है जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं
गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड हाफिज़।